Hello, students. Welcome to the 11th lecture of the chapter Neural Control and Coordination. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स समझेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो याद कीजिए हमने एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था जिसका नाम था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी: पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन। अब हम उन सारे स्टेजेस को एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है। वाई एक्सिस में तो मैंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंशन किया है। जो एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होता है उस पर जो पोटेंशियल होता है उसको मैंने यहाँ पे दर्शाया है। ठीक है, एक्सोलीमा याद है ना, एक्सॉन का मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखा है मैंने, और इधर एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम मेंशन किया जो कि मिली सेकेंड्स में। ओके, अब सुनिए, याद कीजिए, शुरुआत में न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है, पोलराइजेशन स्टेज पे है, और उस समय जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल है उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि होती है -70 मिलीवोल्ट, राइट। और आपको पता है रेस्टिंग स्टेज में जो हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर के तरफ जो चार्ज होता है वो तो होता है नेगेटिव, जो मेम्ब्रेन के अंदर के तरफ, राइट। आईसीएफ में देखा जाए तो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ नेगेटिव होता है और मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव होता है। ये कब होता है? पोलराइजेशन स्टेज में। ठीक, इनसाइड जो होता है वो नेगेटिव होता है। ऑलराइट, अब सुनिए, जैसे ही मैंने न्यूरॉन को स्टिमुलस दिया, तो जैसे ही मैंने स्टिमुलस दिया न्यूरॉन को, तो बताओ क्या होगा? याद करो, जो आपका जो न्यूरॉन का जो डेंड्राइट था, डेंड्राइट वाला रीजन, न्यूरॉन का डेंड्राइट, वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर क्या करते हैं? रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। स्टिमुलस को रिसीव करके ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट करते हैं। वो ग्रेडेड पोटेंशियल ट्रैवल करते करते जाता है एक्सॉन हिलॉक तक, और एक्सॉन हिलॉक पे बहुत सारे सोडियम आयन वीजीसी प्रेजेंट होते हैं। तो शुरुआत में तो कुछ सोडियम आयन वीजीसी खुलते हैं, जिसके वजह से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि अंदर में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सोडियम आयन अंदर आ रहा है, राइट। तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा रेस्टिंग अंदर की तरफ, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ेगा, तो -70 से बढ़कर -60 हो जाता है। ठीक है, +10 मिलीवोल्ट बढ़ता है। ये जो +10 मिलीवोल्ट है इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और ये जो बढ़ा -70 से -60, इस -60 को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये क्या है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और -60 क्या है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या करता है? जितने भी एक्सॉन हिलॉक पे जितने भी सोडियम आयन वीजीसी थे उन सब को ओपन करा देता है। तो रैपिड इनफ्लक्स होता है सोडियम आयन का, मेम्ब्रेन अंदर से और पॉजिटिव होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपको बढ़ावा देखने को मिलता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो -60 से बढ़ते 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 मेम्ब्रेन पोटेंशियल 0 हो जाता है। और यही नहीं रुकता, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है और ऊपर के मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसमें और पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती है। 0 से बढ़ते बढ़ते +30 हो जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, +30 मिलीवोल्ट। 0 से +30 मिलीवोल्ट, इसी को हम कहते हैं ओवरशूट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल का 0 से +30 मिलीवोल्ट होना, इसे हम कहते हैं ओवरशूट, राइट। अंदर में क्या होता है? पूरा पॉजिटिव हो जाता है अंदर से मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन के समय अंदर से पूरा पॉजिटिव हो जाता है, और बाहर से जो हमारा ये जो मेम्ब्रेन है नेगेटिव हो जाता है। ठीक, डीपोलराइजेशन के समय ये था। ऑलराइट, आपको याद है। अब देखो, ये जो +30 मिलीवोल्ट जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना है डीपोलराइजेशन स्टेज के समय, इसे ही हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। याद करो, या फिर इसे ही हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। अब ये नर्व इम्पल्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि याद करो, टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो पहले जनरेशन कराया हमने नर्व इम्पल्स का। नर्व इम्पल्स जनरेट हो चुका है, ठीक है। कब होता है? डीपोलराइजेशन स्टेज के समय होता है। डीपोलराइजेशन स्टेज के एंड में नर्व इम्पल्स जो है जनरेट हो चुका है। इसे ही हम स्पाइक भी कहते हैं। ऑलराइट, अब बताओ, +30 मिलीवोल्ट के समय मैंने कहा था दो चीज़ें होती है। सबसे पहला तो जो सोडियम आयन वीजीसी है वो क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन वीजीसी जो होता है ये लो वोल्टेज पे ओपन होते हैं, लो वोल्टेज पे अपना काम करते हैं। लेकिन मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो अब बढ़ चुका है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो +30 मिलीवोल्ट हो चुका है, यानी कि वोल्टेज बढ़ चुका है, तो सोडियम आयन वीजीसी बंद हो जाएंगे। लेकिन हाई वोल्टेज हुआ है, ऑलराइट, इसीलिए सोडियम आयन वीजीसी बंद हो गया। लेकिन हाई वोल्टेज पे आपको पता है
पोटेशियम आयन वीजीसी खुलते हैं। पोटेशियम आयन वीजीसी लेट से खुलते हैं जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन के एकदम एंड पे जब +30 मिलीवोल्ट हुआ है तब ये बंद हो जाएगा सोडियम आयन वीजीसी, और पोटेशियम आयन वीजीसी खुलेगा। देर से खुलता है और देर से बंद भी होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये पोटेशियम आयन वीजीसी कब 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 बंद होता है, ठीक है। तो सुनो, देर से खुलता भी है, देर से बंद भी होता है पोटेशियम आयन वीजीसी। अब पोटेशियम आयन वीजीसी जब खुलता है तो पोटेशियम आयन का जो बाहर के तरफ ई फ्लक्स होता है, ठीक है, आईसीएफ से ईसीएफ के तरफ जो पोटेशियम आयन है वो मूव करते हैं, बाहर जाएंगे। पोटेशियम आयन बाहर जाएगा यानी कि पॉजिटिविटी बाहर जाएगा, तो अंदर से मेम्ब्रेन जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होना शुरू करेगा, और बाहर से पॉजिटिव होगा क्योंकि जितनी भी पॉजिटिविटी थी, पोटेशियम आयन थे, सब तो बाहर चले गए, ठीक है। तो जब अंदर से मेम्ब्रेन नेगेटिव होगा, बाहर से पॉजिटिव होगा, तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये घटेगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल घटेगा, +30 से 0 होगा, फिर और घटेगा -60 और -70 तक आएगा। इसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ये जो था हमारा यहाँ -70 से +30 डीपोलराइजेशन, फिर +30 से -70 रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या? मेम्ब्रेन वापस से पोलराइजेशन स्टेज में जा रहा है, तो यहाँ पे रीपोलराइजेशन। -70 पे आके थोड़े देर के लिए जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -80 तक चला जाता है, इसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। फिर -80 से उठकर -70 मिलीवोल्ट पे आ जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन जो है वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव कर चुका है, और यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 वोल्ट, यानी कि मेम्ब्रेन जो है वापस से पोलराइजेशन स्टेज में है। नेक्स्ट स्टिमुलस रिसीव करने के लिए रेडी है हमारा न्यूरॉन, ठीक है। बात समझ में आया? जो हमारा न्यूरॉन है वो वापस से पोलराइजेशन स्टेज में चला गया, अब नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव करेगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट फिर से हो चुका है, जो कि शुरुआत में था। पोलराइजेशन से फिर डीपोलराइजेशन हुआ, फिर रीपोलराइजेशन, न्यूरॉन वापस से पोलराइजेशन स्टेज में वापस से नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव करेगा, ठीक है। और इस समय, अरे क्या हो गया, हाँ, और इस समय पता है, आपको पता है, वापस से देखो मेम्ब्रेन जो है अंदर से नेगेटिव हो चुकी है, बाहर से पॉजिटिव, जैसा कि पोलराइजेशन स्टेज के समय होता है। अब इस समय ये जो पोटेशियम आयन वीजीसी है, ये पोटेशियम आयन वीजीसी बंद हो जाएंगे। पोटेशियम आयन वीजीसी बंद हो जाएंगे -70 वोल्ट जैसी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कैसा हो गया? -70 मिलीवोल्ट, यानी कि वोल्टेज लो हो गया, और आपको पता है ये बंद हो जाएंगे जैसी वोल्टेज लो होगा, क्योंकि ये तो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्टिमुलस को रिसीव करेगा न्यूरॉन, वापस से क्या होगा, ये जो प्रोसेस है डीपोलराइजेशन का फिर से चलेगा। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना आपको? कुछ टफ तो नहीं लग रहा? आसानी है, कुछ तो अभी तक टफ मैंने पढ़ाया नहीं। अब सुनो, जो पहले का था उसी को मैंने रिवाइज कराया है। अब सुनिए, याद कीजिए ये वाला फिगर, ये डायग्राम आपको मैंने दिखाया था कि डीपोलराइजेशन के समय क्या होता है, रिसेप्टर प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट के ऊपर, वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होता है, ग्रेडेड पोटेंशियल जाता है एक्सॉन हिलॉक तक। एक्सॉन हिलॉक ट्रिगर जोन है, बहुत ही सेंसिटिव रीजन है न्यूरॉन का। यहाँ पे प्रेजेंट जितने भी सोडियम आयन वीजीसी है वो सब खुल जाते हैं, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 मिलीवोल्ट हो जाता है। +30 मिलीवोल्ट हो चुका है, इसे ही हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं नर्व इम्पल्स बनता कहाँ है, नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल बनता कहाँ है, तो ये एक्सॉन हिलॉक वाले रीजन पे। जितनी भी कहानी मैंने आपको सुनाई ना, ये एक्सॉन हिलॉक पे हुआ है, ठीक। डीपोलराइजेशन की जितनी भी कहानी है, डीपोलराइजेशन की, ठीक है, डीपोलराइजेशन की जितनी भी कहानी है यहाँ पे हुआ है, और +30 मिलीवोल्ट नर्व इम्पल्स यहाँ बना है। अब जनरेशन हो गया नर्व इम्पल्स का। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब हम इस नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कराएंगे थ्रू आउट दिस एक्सॉन। किस तरीके से? ये एक्सॉन से यहाँ पे नर्व इम्पल्स का क्या होता है बताओ? कंडक्शन होता है। तो चलो अब हम वो समझते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी ने बड़ा ही सुंदर सा एक डायग्राम मेंशन किया है। उस डायग्राम के थ्रू हम कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स यानी कि कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल समझेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट हम समझने वाले हैं क्या कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, किस तरीके से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। तो सुनिएगा, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत ही सुंदर सा, इसी से हम समझेंगे। यहाँ पे डायग्राम ने एक्सॉन को बनाया। ये क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन का आईसीएफ है
और बाहर की तरफ ECF है। सेम यहीं पे ये ICF, ये ECF। अब सुनिएगा, यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इम्पल्स कंडक्शन का, ठीक है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन का थ्रू एन एक्सॉन। एक्सॉन के थ्रू किस तरीके से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं नर्व इम्पल्स बनता कब है, तो डीपोलराइजेशन स्टेज के समय, ठीक है। तो सुनिएगा, जो डीपोलराइजेशन होता है ना न्यूरॉन का, वो सेगमेंट्स में होता है। एक बार में पूरा न्यूरॉन डीपोलराइज नहीं होगा, ठीक है। एक बार में पूरा एक्सॉन, ये जो पूरा का पूरा एक्सॉन है, एक बार में डीपोलराइजेशन नहीं होगा पूरे एक्सॉन का। शुरू में ये जो छोटा सेगमेंट है, ये सेगमेंट डीपोलराइज्ड होगा और इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। जो एक्सॉन का सबसे शुरू वाला हिस्सा है एक्सॉन हिलॉक, वो पहले डीपोलराइज्ड होगा, डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। ऑलराइट, अब यहां पर भी देखिए, यहां पर आपको अब इस फिगर को देखिए, ये डीपोलराइजेशन वाला हिस्सा दिखाया है और ये हिस्सा दिखाया है पोलराइजेशन वाला, ठीक है। ये जितना भी हिस्सा है ये पोलराइज्ड है, सिर्फ ये हिस्सा डीपोलराइज्ड है। अब देखो होता क्या है, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एक्ट्स एज स्टिमुलस। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है ना, वो स्टिमुलस की तरह काम करता है। यानी कि देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, मेम्ब्रेन यहाँ पे अंदर से पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे अंदर से नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट इस पोलराइजेशन वाले रीजन के लिए स्टिमुलस की तरह काम करेगा। यानी कि ये जो डीपोलराइजेशन वाला जो रीजन है, ये जो सेगमेंट है, ये डीपोलराइजेशन वाला सेगमेंट इस एक्सॉन के सेगमेंट के लिए एक तरीके से स्टिमुलस का काम करता है। और जब भी पोलराइजेशन स्टेज वाला ये जो सेगमेंट है एक्सॉन को, इसको अगर स्टिमुलस मिलेगा तो बताओ क्या होगा। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, याद आ रहा है कुछ। डीपोलराइजेशन के समय स्टिमुलस आता है और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम आयन VGC खुलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टिमुलस की तरह एक्ट किसने किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ और वो इलेक्ट्रिक करंट इस रीजन के लिए एक स्टिमुलस की तरह काम किया। तो यहाँ पे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, तो अंदर से ये जो मेम्ब्रेन थी ये भी कैसी हो जाएगी बताओ, पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर से नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये जो पहले से जो बना हुआ है ना, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, ये तो पोलराइजेशन को दर्शा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेगमेंट भी डीपोलराइज हो रहा है, ठीक है, ये सेगमेंट भी डीपोलराइज्ड हो रहा है। तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, यानी कि अंदर से ये पॉजिटिव हो जाएंगी और बाहर से नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि कैसी हो गई ये सेगमेंट भी अब क्या हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। अब जैसे ये आगे वाला हिस्सा ये डीपोलराइज्ड होता है ना, ये जो हिस्सा था ये वापस से रीपोलराइजेशन स्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन इस हिस्से के लिए स्टिमुलस की तरह काम किया और इस हिस्से को डीपोलराइज करके ये जो पिछले वाला हिस्सा था ये वापस से रीपोलराइज हो गया, वापस से रीपोलराइजेशन स्टेज में चला गया। समझ में आ रहा है ना। तो जो जो इस न्यूरॉन का जो डीपोलराइजेशन हो रहा है इस एक्सॉन का सेगमेंट में हो रहा है, ठीक है। अब ये हिस्सा डीपोलराइज्ड हो गया, तो ये हिस्सा अब इस सामने वाले हिस्सा को वापस से डीपोलराइज करेगा, क्योंकि ये हिस्सा देखो क्या है, पोलराइज्ड है, अंदर से नेगेटिव 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 है, ये पूरा हिस्सा कैसा है, पोलराइज्ड है। तो इस हिस्से को डीपोलराइज करने का काम अब ये वाला हिस्सा करेगा, ठीक है। ये जो डीपोलराइज्ड वाला हिस्सा था ये पोलराइज्ड है, ठीक है। तो ये जो कहानी मैंने आपको यहाँ सुनाई, यही सेम कहानी है यहाँ पे चलेगा और इस तरीके से सेगमेंट से जो एक्सॉन है या जो न्यूरॉन है वो डीपोलराइज्ड होगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए, द नर्व इम्पल्स इज कंडक्टेड अलॉन्ग द एक्सॉन मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। जो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है ना अलॉन्ग द एक्सॉन मेम्ब्रेन, वो एक वेव के फॉर्म में होता है। डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का वेव चलता रहता है, ठीक है। ऐसे समझो, ये डीपोलराइजेशन वाला सेगमेंट है, ये डीपोलराइजेशन वाला आगे वाले पोलराइजेशन वाले सेगमेंट को डीपोलराइज करेगा, तो पीछे जो डीपोलराइजेशन था वो वापस से रीपोलराइजेशन स्टेज में चला जाएगा। आगे से तो जो एक्सॉन है वो डीपोलराइज्ड होते जाएंगे और पीछे से रीपोलराइज्ड होते जाएंगे। जो आगे से एक्सॉन का डीपोलराइजेशन होता जाएगा और पीछे से रीपोलराइजेशन होता जाएगा। समझ रहे हो ना। सबसे पहली बार स्टिमुलस आया, एक्सॉन हिलॉक वाला रीजन जो था वो क्या हो गया बताओ, डीपोलराइज्ड हो गया। अब ये सेगमेंट आगे वाले हिस्से को यहाँ पर देखो, इसको क्या करेगा, डीपोलराइज करेगा और ये खुद पोलराइज्ड हो जाएगा।
फिर ये हिस्सा जो डीपोलराइज्ड हुआ था ये आगे वाले को पोलराइज करेगा और ये हिस्सा खुद वापस से रीपोलराइज्ड हो जाएगा, सॉरी रीपोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक, अब ये हिस्सा जो है ये डीपोलराइज्ड हो गया था। ठीक है, अब ये आगे वाले हिस्से को जो कि पोलराइज था इसको अब डीपोलराइज करेगा और जैसे ही ये इसको डीपोलराइज करेगा ये हिस्सा वापस से रीपोलराइजेशन स्टेज में चला जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ पर वही देखो ना, सेगमेंट पॉइंट्स दिखाया, 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट ए डीपोलराइजेशन वाला है। अब यहाँ पर वही दिखाया कि ये जो डीपोलराइजेशन वाला पॉइंट है किस तरीके से पॉइंट बी जो कि पोलराइज्ड है इसको डीपोलराइज्ड कर रहा है। ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट के लिए स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये माइनस माइनस, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है और वही करंट जो है वो एक्ट्स एज अ स्टिमुलस। समझ में आया बात? चलिए, इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो फ्लोज आउटसाइड। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ अंदर की तरफ फ्लो नहीं होता, बाहर भी होता है, बाहर भी होता है। ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है इधर जाएगा और इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। उसी तरीके से ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, इधर जाएंगे और इसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट बाहर भी फ्लो करता है। अंदर में इस तरीके से फ्लो किया और बाहर में इस तरीके से फ्लो किया, जिस अंदर में जिस डायरेक्शन में करेगा बाहर में उसका ऑपोजिट करेगा, तो एक सर्किट बनाएगा, एक सर्किट बनाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है इधर। ठीक है, अंदर में फ्लो कर रहा है इस तरफ और बाहर में उसका ऑपोजिट इस तरफ, तो एक सर्किट बनता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक लाइन है, शायद जब आप सबमरी नहीं समरी वाला जो सेक्शन पढ़ोगे, समरी तो ये वाला लाइन आपको मिलेगा, समरी होता है ना हर चैप्टर के एंड में, और ये वाला लाइन भी आपको मिलेगा। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम साइड बी टू साइड ए, कंप्लीट द सर्किट ऑफ द करंट फ्लो। इस तरीके से करंट फ्लो का एक सर्किट बनता है। देखो, ये पॉइंट, ये वाला जो सेक्शन है ये आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो एक बेसिक आइडिया ले लो। आइडिया क्या कि डीपोलराइजेशन ऑफ अ न्यूरॉन सेगमेंट्स में होता है और जो कंडक्शन हो रहा है इस नर्व इम्पल्स का वो वेव की तरह होता है। आगे से जो एक्सॉन है डीपोलराइज्ड होता जाएगा और पीछे से रीपोलराइज्ड होता जाएगा। ठीक है, और जो करंट का जो फ्लो होता है, ठीक है, वही फ्लो बाहर भी होता है। मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लो हुआ करंट का वही बाहर के तरफ भी होगा। ठीक है, ऑपोजिट होगा। अंदर में देखो इस तरफ जा रहा है, बाहर में इस तरफ, ठीक है, ऑपोजिट। यहाँ पे एक सर्किट बना रहा है। ऑलराइट, इतनी बातें आपको इस स्लाइड से बस समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए टू बी एंड बी टू ए, यानी कि कंप्लीशन ऑफ सर्किट ऑफ कंडक्शन। ठीक है, ये जो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन हो रहा है उसमें एक सर्किट का कंप्लीशन हो रहा है। ए टू बी आपका यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है एंड देन बी टू ए, ठीक है, एक सर्किट बन रहा है। तो डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है करंट फ्लो का। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ सर्किट ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ व्हाट? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। समझ में आया? कोई टफ लगा? थोड़ा ये चीज़ आई अंडरस्टैंड, थोड़ा आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिसने क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है ना, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको ये आसान लगेगा। तो ये टॉपिक अगर आप 11th में और आपको अगर अब ये थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा है ना, तो 12th में जब जाओगे तो आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ोगे, फिजिक्स का करंट वरेंट के बारे में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे जो कि है सॉल्टेटरी कंडक्शन का। ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर यानी कि माइलिनेटेड एक्सॉन में। अभी तक हम जो कंडक्शन पढ़े हैं नर्व इम्पल्स का, वो हमने पढ़ा है एक जनरल कंडक्शन जो कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में होता है। देखो, ये मैंने एक एक्सॉन बनाया, कहीं भी माइलिन शीथ नहीं बनाई मैंने, तो आप कहोगे सर ये जो एक्सॉन है ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का है। ठीक है, यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो जनरल कंडक्शन होता है जो मैंने आपको इस स्लाइड में पढ़ाया था, ठीक है, जनरल कंडक्शन सेगमेंट वाइज होता है। ठीक है, डीप पोलराइजेशन ऑफ अ न्यूरॉन अकर्स इन सेगमेंट, इसे हम कहते हैं जनरल कंडक्शन। लेकिन जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, अब देखो मैंने यहाँ पे माइलिन शीथ बना दिया, तो अब इसमें कैसा कंडक्शन होगा? सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन का मतलब समझिए, ये न्यूरॉन, ये एक्सॉन नॉन माइलिनेटेड है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। देखिए,
अब आपको पता है दो माइलिन शीथ के बीच वाले रीजन को हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, इस नोड ऑफ रैनवियर के थ्रू आयंस का एक्सचेंज होगा, क्योंकि इस रीजन के थ्रू तो आयंस का एक्सचेंज अब नहीं होगा। यहाँ पे माइलिन शीथ बन चुका है, माइलिन शीथ बन चुका है, तो यहाँ के जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनका ईसीएफ से पूरा कनेक्शन टूट चुका है। यहाँ पे जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक, यहाँ पे जो प्रेजेंट थे, अब वो बाहर की तरफ आयंस को नहीं भेज पाएंगे, अंदर की तरफ ला भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो नोड ऑफ रैनवियर है ये रीजन तो अभी भी फ्री है। यहाँ का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे ये तो आराम से आयन का एक्सचेंज करवा लेंगे। ठीक, तो सुनिएगा, एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व इम्पल्स जम्प्स फ्रॉम नोड टू नोड ड्यूरिंग इट्स कंडक्शन। ये एक नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड। तो जब हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स के कंडक्शन की बात करते हैं, तो जो कंडक्शन है वो जंप से हो, मतलब थ्रू जंपिंग होता है। एक नोड से दूसरे नोड जो नर्व इम्पल्स है वो जंप करता है। जैसे देखिए, ये जो साइट ए वाला रीजन है ये कैसा है बताओ? डीपोलराइज्ड है, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। और ये रीजन कैसा है? पोलराइज्ड है। ठीक है, पोलराइज्ड है ना, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव। ये डीपोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड। तो ये रीजन क्या करेगा? अब यहाँ से ये चार्ज करंट यहाँ फ्लो करेगा और इस रीजन को डीपोलराइज करेगा। तो देखो यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स था साइट ए से साइट बी जंप किया, कूदता कूदता जाएगा, जंप करते करते जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे की तरफ जंप करते करते जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो ना आप? लेकिन जो हमारा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होता है जिसमें जनरल कंडक्शन होता है, उसमें तो सेगमेंट वाइज डीपोलराइजेशन, फिर उसके बाद अगला वाला हिस्सा पोलराइजेशन। जैसे ऐसे था ना, याद करो, ये मैंने बनाया है नॉन माइलिनेटेड, ये हिस्सा डीपोलराइज था, अंदर में पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये हिस्सा जो था पोलराइज था। तो यहाँ से ये जो करंट है यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एकदम पास पास हो रहा है, चल कर जा रहा है करंट। जो कंडक्शन है ना, एकदम हर एक जगह से होता हुआ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर तो इस रीजन से सीधा इस रीजन पे जंप करेगा नर्व इम्पल्स। समझ रहे हो ना? तो मैं कह सकता हूँ कि सॉल्टेटरी कंडक्शन इज मोर रैपिड देन जनरल कंडक्शन। बाई जनरल कंडक्शन में जो करंट है वो फ्लो करता हुआ जा रहा है। ठीक है, जो नर्व इम्पल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो फ्लो करता हुआ जा रहा है। ठीक है, कंडक्शन हो रहा है, वेव के फॉर्म में हो रहा है, फ्लो करता हुआ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो देखो, जो नर्व इम्पल्स है वो जंप करते करते जा रहा है। तो जल्दी किस में कंडक्शन होगा भाई? आप चल कर कहीं जा रहे हो और कूदते कूदते जा रहे हो, तो कब जल्दी पहुंचोगे? जब कूदते कूदते जाओगे, जंप करते करते। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक, देखिए, तो इनसाइड करंट का जो डायरेक्शन है वो ए टू बी होगा, ए टू बी, राइट? वही चीज़ जो आपको पिछले बार में समझाया था। और यहाँ पर क्या होगा? आउटसाइड करंट, जो बाहर में जो करंट होगा वो ऑपोजिट होगा, बी टू ए। सर्किट कंप्लीट करना है ना, सर्किट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा। ठीक, तो मैं यहाँ से पता है सवाल कैसे आएगा? सॉल्टेटरी कंडक्शन में बस ये पूछेगा कौन सा रैपिड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा, और ज़्यादा यहाँ से कुछ आने की सवाल नहीं। या फिर पूछ लेगा माइलिनेटेड न्यूरॉन में किस तरह का कंडक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए सॉल्टेटरी। ये सेंटेंस और इस सेंटेंस, इसी से क्वेश्चन बनने वाला है। ये सब तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाया है। ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे नीट में आपसे, आपसे सीधा स्टेटमेंट पूछा जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लो। ये जंप जंप वाला भी नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा कि किस में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट हम समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स जो एक्सॉन में फ्लो हो रहा है उसको कुछ कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्स के स्पीड को। तो पहले तो ये समझो कि जो नॉर्मल स्पीड होता है ना नर्व इम्पल्स का हमारे अंदर, मैमल्स के अंदर, वो होता है 100 to 130 मीटर पर सेकेंड। इतनी रफ्तार से नर्व इम्पल्स जो है वो उसका कंडक्शन होता है एक्सॉन में। ठीक, अब इसकी जो स्पीड है नर्व इम्पल्स की, ये अफेक्ट हो सकती है, इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। तो जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है अफेक्टिंग स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, सबसे पहला है टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दी तो स्पीड नर्व इम्पल्स की बढ़ जाएगी एक्सॉन में। जैसे आप एक गर्म से रूम में चले जाओ, जो रूम है जिसका तापमान बहुत गर्म है,
ठीक है, आप उस रूम में चले जाओगे तो आपके शरीर के अंदर जो न्यूरॉन्स है उसके थ्रू जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन है ना वो बढ़ जाएगा तो आपको इरिटेटिंग होती है ना, जब आप गरम गरम रूम में एकदम चले जाते हो तो अचानक से इरिटेटिंग हो जाती है, पसीना आने लगता है। ठीक है, क्योंकि आपके जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी नर्व इम्पल्स की। डायमीटर ऑफ एक्सॉन, एक एक्सॉन मैंने बनाया पतला सा और एक एक्सॉन मैंने बनाया मोटा सा। ठीक है, मोटा सा। पतला सा जो एक्सॉन है उसके जो आयन चैनल्स है और मोटा वाला जो एक्सॉन है इसके जो आयन चैनल है, बताओ किसके अंदर आयन भारी मात्रा में एक्सचेंज होंगे, धड़ाधड़ आयन आएगा। ऑब्वियसली इस बड़े से डायमीटर वाले एक्सॉन में, इसका डायमीटर बड़ा है, एक्सॉन जो है तो इसके अंदर आयंस जो है भारी मात्रा में प्रेजेंट होंगे। आयंस भारी मात्रा में प्रेजेंट होंगे तो स्पीड बढ़ेगा नर्व इम्पल्स का, क्योंकि आयंस का बहुत बड़ा रोल होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में। पोटेशियम आयन, सोडियम आयन का, राइट, जनरेट करोगे, कंडक्ट करोगे, राइट, नर्व इम्पल्स का। तो डायमीटर ऑफ एक्सॉन ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा नर्व इम्पल्स की। तीसरा है प्रेशर, प्रेशर बढ़ा दोगे स्पीड कम जाएगा। ये आप समझ लो। आपकी प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्ज़ाम की, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो आपका जो प्रिपरेशन की स्पीड है वो कम हो जाएगी। लेकिन आप टेंशन फ्री होके बिना अंडर प्रेशर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो आपकी स्पीड एकदम अच्छी चलेगी। ये जैसे आप टेंशन लिए, प्रेशर लिए अपने ऊपर, आपकी जो परफॉर्मेंस स्पीड है पढ़ाई की वो कम हो जाएगी। वो वैसे ही समझ लो, बस याद रखना है, कैसे भी याद रखना है हमें। तो 3 फैक्टर्स है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और आपसे पूछ लेगा तो एक पूछ लेगा माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक एक्सॉन है और एक नॉन माइलिनेटेड है, बताओ किसके अंदर नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़्यादा। तो अभी मैंने आपको बताया था जो माइलिनेटेड होते हैं, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है तो इसमें जंप, नोड टू नोड जंप करते हुए नर्व इम्पल्स जाते हैं, तो इसमें नर्व इम्पल्स की जो स्पीड होगी ज़्यादा होगी माइलिनेटेड न्यूरॉन में। और नॉन माइलिनेटेड में जनरल कंडक्शन होगा। माइलिनेटेड में तो सॉल्टेटरी कंडक्शन, नॉन माइलिनेटेड में जनरल कंडक्शन होगा, सेगमेंट्स के थ्रू जो नर्व इम्पल्स है उसका फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड कम रहेगी नर्व इम्पल्स की, माइलिनेटेड में ज़्यादा रहेगी, मोर रैपिडली नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होगा। ओके, बोलो समझ में आया? कुछ टफ लगा? आसान है, आसान है, सब आसान है, हो जाएगा। ठीक है, बस जो मैंने आपको बताया ना, मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाउट आएगा ना तो इस वाले में आएगा, इस वाले में। लेकिन डाउट का कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप अभी 11th में हो। अगर आप 12th में हो तब तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के रखा है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ के रखा। लेकिन अगर आप 11th में हो ना तो इस स्लाइड में डाउट आना जायज़ है। या फिर अगर आपकी 10th में फिजिक्स बहुत अच्छी थी, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह आप पढ़ के आए हो, ठीक, तो ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आपको थोड़ा पॉजिटिव, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया ना, कुछ नहीं, आपको बस ये 3 स्टेटमेंट समझ में आ गया। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, यहाँ से जैसे टफ क्वेश्चन नहीं बना के पूछेगा आपसे पॉजिटिव नेगेटिव बता, इलेक्ट्रिक करंट बता, ठीक है, ये सब नहीं पूछ लेगा आपसे, सीधा पूछेगा किस फॉर्म में होता है, तो वेव फॉर्म में होता है। पूछ लेगा जो डिपोलराइजेशन है वो सेगमेंट्स में होता है, ठीक, या तो आपसे ये पूछ लेगा जो ऑन द आउटर सरफेस, ऐसे ये स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये वाला डायग्राम दे देगा, ठीक है, ये डायग्राम, और आपसे पूछ लेगा। तो जिसके अंदर दिमाग है वो तो डायग्राम देख के बता देगा, A to B इनसाइड, B to A आउटसाइड, ठीक है, सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम B टू साइड A टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है। A to B तो जाता ही है, लेकिन सर्किट कंप्लीट करने के लिए B to A भी जाता है, तो B to A जब जाएगा करंट तब जाके ये सर्किट कंप्लीट होगा करंट फ्लो का, ठीक। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ओके, मस्त होके पढ़ने का। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।